5 साल हो गए उस बात को गुजरे हुए, लेकिन आज भी जब वो दिन याद आता है तो दिल दहल जाता है, शरीर कांपने लगता है। सोचती हूँ अगर उसने मदद नहीं की होती तो आज हमारा क्या होता। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी और जवानी में कदम रखते ही मेरा सौंदर्य हर किसी के आकर्षण का केंद्र बन गया था। अपनी खूबसूरती पर मुझे बहुत गुमान होने लगा था और मैं किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। मेरे कॉलेज के ही एक लड़के रोहन को मुझसे प्यार हो गया। एक दिन उसने डरते डरते मुझसे अपने दिल की बात की, लेकिन मैंने अपनी खूबसूरती के घमंड में पूरे कॉलेज के सामने उसकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वो अपनी बेइज्जती चुपचाप सुनता रहा और देखता रहा और फिर मुझसे माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चला गया। सबके सामने उसकी बेइज्जती कर मैं अपने आप पर और इतराने लगी थी और मन ही मन खुश हो रही थी। उस घटना के बाद वो आते जाते दिखता तो था, लेकिन ना कभी मेरी तरफ देखा और ना ही बात करने की कोशिश की। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। एक दिन मैं कॉलेज से लौट रही थी कि अचानक मेरी स्कूटी रास्ते में बंद हो गई और बहुत कोशिशों के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मुझे रोहन आता दिखाई पड़ा। सौम्या, क्या हुआ? मुझे सुनसान रास्ते पर अकेले खड़ा देखकर बोला, लेकिन मैंने मुंह बनाते हुए उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लग रहा है तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई है। आओ मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ और स्कूटी को बनवा के बाद में ले जाऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी सहायता की, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी मदद खुद कर सकती हो, लेकिन अभी तो मेरे साथ चलो। यहाँ दूर दूर तक कोई गैरेज नहीं है। अभी चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी? मुझे पता है तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती, मुझसे नफरत करती हो, लेकिन उस दिन के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ। प्लीज़ सौम्या, अभी चलो। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जाओ यहाँ से और अपना काम करो, तेजी से उसे झिड़कते हुए बोली। तभी दूर से एक कार आती दिखाई दी। वो मेरे ही कॉलेज के एक लड़के लकी की थी। अरे सौम्या, तुम यहाँ? लग रहा है तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं लकी, अभी सही हो जाएगा। क्या यार सौम्या, तुम भी ना? आओ मैं घर छोड़ देता हूँ। अरे ये रवि तुम्हारी स्कूटी ठीक करवा कर घर ले जाएगा। अपने दोस्त रवि से मेरी स्कूटी को ठीक कराकर घर लाने को कह मुझे बैठने को कहा। पहले तो मेरा मन बैठने को नहीं किया, लेकिन उसके जिद करने और रोहन की वजह से मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने मुझे घर छोड़ दिया और सुबह भी लेने आ गया और बोला अभी तुम्हारी स्कूटी ठीक नहीं हुई, इसीलिए मैं लेने चला आया। पता नहीं उसकी बातों में क्या जादू था कि मैं अनचाहे ही उसके करीब होती चली गई। खूबसूरत चेहरा, ध्यान रखने वाला, धन दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ तो था उसके पास। और एक लड़की को अपने जीवन साथी में क्या चाहिए? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए और साथ जीने का फैसला किया। उसने कई बार मेरे करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैंने यह कहकर मना कर दिया कि ये सब शादी के बाद। वो मेरी बात मान लेता और कहता यार जल्दी से मेरी हो जाओ, अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। मैं भी उसकी प्यार भरी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगती। एक दिन रोहन मेरे पास आया और मुझसे बात करने की कोशिश करने लगा, तो मैंने उसे बहुत धिक्कारा और वहाँ से जाने को कहा, लेकिन वो बार बार बस 2 मिनट अपनी बात सुनने को कहता रहा। सौम्या प्लीज़, भगवान के लिए सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। लकी ठीक नहीं है, तुम उसके साथ मत आया जाया करो। रोहन, बहुत हो गया। इतनी देर से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। मैं और लकी एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तुमने अगर लकी के बारे में कुछ भी कहा तो बहुत बुरा होगा। सौम्या, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जो कह रहा हूँ वो सब सच है। वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसने मुझसे लकी के बारे में कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती की और उसे बुरा भला कहा।
अपने अंधे प्यार के आगे उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ दिनों बाद वो जैसे गायब सा हो गया और मैं बहुत खुश हो गई कि चलो उसकी बकबक से तो मुक्ति मिलेगी अब। लगभग 1 महीने बाद आज मेरा जन्मदिन था और लकी ने मेरे जन्मदिन को यादगार दिन बनाने के लिए पार्टी एक रिजॉर्ट में रखी थी और अपने दोस्तों को बुलाया। मैं बहुत ही खुश थी कि आज मेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है। शाम 7 बजे वो मुझे लेने मेरे घर आया। मैंने अपने मम्मी पापा से इजाज़त ली और उसके साथ चली गई। तेजी से भागती हुई उसकी गाड़ी जब एक बंगले के आगे रुकी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसी खंडहर जगह पर पार्टी कौन रखता है। मुझे आश्चर्य में देखकर वो बोला कि ये बाहर से खंडहर लगता है लेकिन अंदर से एकदम राजमहल है। आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। खुश होकर मैं दौड़ती हुई अंदर चली गई और सच में वहाँ की रौनक देखकर मैं हैरान रह गई। मैं खुशी से नाचने लगी और तभी मुझे लकी ने एक ड्रेस दी और उसे चेंज कर आने को कहा। मेरे पूछने पर उसने कहा कि यहाँ कोई और नहीं है, तो बोला आज की ये स्पेशल पार्टी सिर्फ हमारे लिए है। मैं ड्रेस चेंज करने दूसरे कमरे में गई कि तभी लकी कमरे में आ गया और मैं आधे कपड़ों से अपने शरीर को ढके उसे बाहर जाने के लिए कहने लगी, लेकिन वो मेरी तरफ ही बढ़ता चला आ रहा था। आज मैंने शराब के नशे में देखा था। उस पर हवस पूरी तरह हावी हो चुकी थी और मुझे अपना शिकार बनाने को आतुर हो रहा था। मैं चिल्लाते हुए अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, लेकिन उस हवसी को मेरी जरा भी चिंता नहीं हुई। वो मुझे नोचने लगा और तभी मुझे रोहन की बहुत याद आई कि वो हर पल लकी की सच्चाई बताने की कोशिश करता था और मैं उसे धुतकारती रही। उसके निस्वार्थ प्रेम को ना समझकर एक स्वार्थी प्रेम में फंस गई। मेरी ही करनी का आज मुझे दंड मिल रहा है। काश मैंने रोहन की बात सुन ली होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मन ही मन कहते हुए मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी कमरे की लाइट अचानक से जलने बुझने लगी। उस लाइट से लकी की आंखें चौंधियाने लगी और उसी का फ़ायदा उठा कर मैं वहाँ से भागी और बाहर आई। लकी भी मेरे पीछे पीछे आया और मुझे गिराकर मेरे पैरों को खींचने लगा। तभी मैंने देखा कि वो अपने गले को खुद ही पकड़कर चीखने लगा था और उसका शरीर हवा में उड़ने लगा था। बादल से गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और एक भयंकर सी आवाज़ गूंजने लगी। मैंने अपने दोनों कान अपने हाथों से बंद कर लिए। लकी ज़मीन पर गिरा पड़ा था और दर्द से तड़पने लगा। उसके हाथ पैरों में खिंचाव होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका जिस्म तोड़ रहा हो। एक एक हड्डी के टूटने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं बाहर की तरफ भागी, तभी उसके कुछ गुंडे मेरा रास्ता रोकने लगे। तभी मुझे रोहन दिखाई दिया और उसने मुझे वहाँ से जाने को कहा। मैंने उसे अकेले छोड़कर जाने से जब मना किया तो उसने अपनी कसम देकर जाने को बोला और किसी की मदद लेने को कहा। मैं भागती हुई किसी की मदद लेने को पहुंची तो मुझे एक पुलिस स्टेशन दिखाई पड़ा। मैं भागती हुई वहां गई और मैं उन्हें पूरी बात बता ही रही थी कि तभी वहां मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। एक फाइल खुली पड़ी थी और उसमें रोहन की फ़ोटो लगी थी और लिखा हुआ था कि एक एक्सीडेंट में 1 महीने पहले रोहन की मौत हो गई है और उसकी लाश उसी बंगले से मिली जहां अभी कुछ देर पहले उसने रोहन को देखा था। दोस्तों, यह कहानी यहीं तक थी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब अगला कहानी। मुंबई के एक गांव में अतुल नाम का एक लड़का रहता था। उसे मकड़ियों से बहुत डर लगता है। उसके डर के पीछे के कारण ये है कि जब वो 7 साल का था तो उसे एक बड़ी सी बहुत ही भयंकर मकड़ी ने काट लिया था और वो हफ्तों बीमार पड़ा रहा। कुछ समय बाद उसके शरीर में अजीब से बदलाव होने लगे थे। कभी काटने वाली जगह पर फफोले जैसे निकल आते थे
तो कभी पूरा शरीर काला पड़ने लगता था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो तब हुई जब वो अधिकतर सोते समय उसी बड़ी सी मकड़ी को सपने में अपने पास आते देखता था और उससे बचने के लिए अंधेरे में दूर दूर तक भागता रहता था। वो मदद के लिए चिल्लाता हुआ भागता है, लेकिन दूर दूर तक सुनसान पड़े रास्ते में कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं दिखाई देता है। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। आसपास कोई ना देखकर वो थोड़ा सुकून से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ हरे रंग की एक तेज रोशनी निकलने लगती है और अचानक से ढेर सी मकड़ियाँ उसके ऊपर गिरने लगती है। वो एक भयानक सी चीख के साथ उठ जाता है और पूरा शरीर पसीने पसीने हो जाता है। हर बार वही सपना और हर बार वही डर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसे ही करते करते इसी डर और सपने के साथ आज वो 17 साल का हो गया था। लेकिन मकड़ियों से उसका डर अभी भी वैसा ही था जैसा बचपन में था। उसके सभी दोस्त उसकी इस कमजोरी को जानते थे और वो उसे चिढ़ाने या काम करवाने के लिए इसकी डर का सहारा लेते थे। अतुल अपने इस डर से बहुत परेशान हो चुका था। वो इस डर से मुक्ति पाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन कॉलेज से वापस लौटते समय उसने देखा एक जगह भीड़ लगी हुई थी, तो उसने वहाँ जाकर देखा एक संत महात्मा प्रवचन सुना रहे थे। उनके प्रवचन में इतना आकर्षण था कि अतुल भी उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाया। वो संत महात्मा सभी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी बता रहे थे। तो अतुल ने सोचा क्यों ना महात्मा को एक बार अपने इस डर से अवगत कराए, क्या पता उसके भी इस सपने और डर का कोई इलाज मिल जाए। इसीलिए उसने वहाँ उपस्थित सभी लोगों के जाने के बाद एकांत में उन संत महात्मा के पास गया और अपनी पूरी बात उन्हें विस्तार में बताया। अतुल ने कहा कि वो अमावस्या की रात थी, क्योंकि आकाश में चांद नहीं था और घना अंधेरा छाया हुआ था और उसका 18वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। और खाना पीना खाने के बाद जब वो अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करता है तो उसे अपने कमरे की खिड़की से एक हरे रंग की रोशनी नज़र आती है, जिससे उसकी आंखें चौंधिया जाती है और वो उसे देखने के लिए बाहर निकलता है। उसे बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता और वो रोशनी भी गायब हो जाती है। तो वो वापस अपने कमरे की तरफ लौटने लगता है तो सामने एक बड़ी सी मकड़ी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरे जा रही थी और फिर वो 1 मिनट रुक उसकी तरफ बढ़ने लगती है और मैं उससे बचने के लिए भागता हूँ। पता नहीं क्यों जब देखो मुझे एक ही तरह का सपना क्यों बार बार परेशान करता है। अब आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। कहते हुए अतुल उनके आगे नतमस्तक हो गया। बेटा परेशान मत हो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारा 18वें जन्मदिन के ही सपना बार बार दिखते हैं, तो तुम कब 18 साल के हो रहे हो? बाबा परसों ही मैं 18 साल का हो जाऊंगा। तो ये समझ लो कि इस सपने का रहस्य तुम्हें उसी दिन पता चलेगा। इस सपने का बार बार आना तुम्हारे जीवन की एक घटना ही है जो इस दिन होगी, लेकिन तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये रख लो, ये वहाँ तुम्हारी मदद करेगा। एक डिबिया देते हुए बाबा कहते हैं। क्या है बाबा इसमें? अतुल उस डिबिया को खोलने लगता है, लेकिन बाबा उसे रोक देते हैं। नहीं बेटा, अभी इसे मत खोलो। जब तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगे या फिर तुम्हें समझ ना आए कि क्या करें, इसे तब खोलना। अब तुम निश्चित होकर घर जाओ। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। आशीर्वाद देते हुए बाबा ने अतुल को विदा किया। 2 दिन बाद अतुल के 18वें जन्मदिन पर 10 बजे के लगभग सब काम करने के बाद वो लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे वही सपना फिर आता है और वो उस हरी रोशनी के पीछे जाता है और फिर मकड़ी के डर से भागने लगता है।
भागते भागते वो एक जंगल में पहुंच जाता है। चारों तरफ घना अंधेरा, झींगुरों की आवाज़ माहौल को और भी भयभीत बना रही थी। अतुल की डर से बुरा हाल हो रहा था। भयभीत और कांपता हुआ अतुल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आहट आने लगती है। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ें आने लगती हैं तो देखने पर पता चलता है कि मकड़ियों के झुंड की एक लंबी कतार उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ अपने कदमों से बढ़ने लगता है तो एक पत्थर से टकराकर वो नीचे की तरफ गिर जाता है। सभी मकड़ियाँ उसे चारों ओर से घेर लेती है। वो कांपता हुआ उसी जगह बैठ जाता है। तभी उसे दूर से एक काले रंग की बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली विकराल मकड़ी आती हुई दिखाई देती है। अतुल का डर से बुरा हाल था क्योंकि वो मकड़ियों की कैद में होने से वहाँ से भागने में भी असमर्थ था। वो बड़ी सी मकड़ी एक करीब आकार अतुल पर हमला करने ही वाली थी कि अतुल ने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। इसी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से बाबा द्वारा दी गई डिबिया गिरकर खुल गई और उससे एक अंगूठी निकली जिससे बहुत तेज हरे रंग की रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी से वहाँ एक अजनबी प्रकट हो गया। उस अजनबी ने जमीन पर पड़ी अंगूठी को उठा लिया और उसे अपनी उंगली में पहनकर उन मकड़ियों के झुंड की तरफ की जिससे निकलने वाली तेज रोशनी से वहाँ उपस्थित सभी मकड़ियाँ एक पल में ही गायब हो गई और फिर वो अजनबी भी गायब हो गया। शांति महसूस होने पर जब अतुल ने आंखें खोली तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने राहत की सांस ली और अपने घर की तरफ वापस आ गए। तभी अतुल की नींद खुल जाती है तो वो बाबा द्वारा दी गई डिबिया देखने लगता है लेकिन वहाँ कोई भी डिबिया नहीं होती है। अतुल ये देख के आश्चर्य हो जाता है कि अभी जो उसने देखा या उसके साथ हुआ वो सपना था या सच। इस रात के बाद अतुल को दोबारा वो सपना कभी नहीं आया और अब उसे मकड़ियों से डर भी नहीं लगता था। तो दोस्तों, क्या आपको भी मकड़ियों से डर लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब अगला कहानी। यह कहानी है एक खौफनाक जंगल की। दीनदयाल वर्मा पार्क में एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हुए थे कि तभी उनके मित्र हरिनाथ वर्मा उनके पास आकर बैठ गए। अपने दोस्त को ऐसे उदास ख्यालों में देखकर वो ज़्यादा देर चुप ना बैठ सके और उनकी उदासी का कारण पूछने लगे। अरे यार, क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ है बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। मुझे आर्यन की बहुत चिंता हो रही है। वो जब से अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग लौटा है बदल सा गया है। ना बाहर निकलता है, ना किसी से मिलता है और ना ही किसी से बात करता है। हर वक्त डरा सहमा सा रहता है और खुद को लगभग कमरे में बंद ही रखता है। बहुत कहने पर बस खाने के लिए ही कमरे से बाहर आता है और वो भी खाना लेकर अपने कमरे में ही भाग जाता है। आधी रात को अचानक से उठ बैठता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। हम लोग भी पास जाने की कोशिश करते तो हमसे ही डरकर कभी पर्दे के पीछे तो कभी बेड के नीचे छिप जाता और हमें वहाँ से जाने के लिए चिल्लाने लगता। समझ ही नहीं आता आखिर उसे हो क्या गया है। तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं उसे? दिखाऊं कैसे जब वो किसी को अपने पास आने जाने ही नहीं देता। तुम अभी मेरे पास चलो। कहाँ? पहले चलो तो मैं रास्ते में बताता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो एक डॉक्टर है। वो पक्का तुम्हारी मदद करेंगे। कहते हुए दोनों दोस्त एक मनोचिकित्सक के पास जाते हैं और उन्हें आर्यन के बारे में पूरी बात बताते हैं। आपकी पूरी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि आर्यन के साथ वहाँ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसका उसके दिमाग पर बहुत गहरा सदमा पहुँचा है। हमें पहले पता करना होगा कि उसके साथ हुआ क्या था, तभी आगे कुछ हो सकता है डॉक्टर। लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि किसी को कुछ बता सके। आप निश्चित रहिए, हम डॉक्टर्स के पास कई तरीके होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं।
आप अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, मैं कल शाम को आपके घर आकर ही आपके बेटे को देख लूँगा। शाम के 6 बज रहे थे। दीनदयाल अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर हरिनाथ के साथ उनके घर आ गए और सीधे आर्यन से मिलने के लिए बोले। दीनदयाल उन्हें आर्यन के कमरे में ले जाने लगे, लेकिन हमेशा की तरह आर्यन पर्दे के पीछे छिप गया और उन्हें कमरे से बाहर जाने के लिए चिल्लाने लगा। जब वो बाहर नहीं गए तो वो कमरे की चीज़ें उनके ऊपर फेंकने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर दीनदयाल बहुत घबरा गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें शांत होने को कहा और दोनों को बाहर ही रुकने को बोलकर अंदर जाने लगे। आर्यन, आर्यन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। एक चमकने वाली चीज़ को दिखाते हुए वो धीरे धीरे उसके करीब गए। आर्यन, ये चाहिए तुम्हें? आओ मेरे पास आकर बैठो। उस चमकती हुई चीज़ को देखकर वो शांत हुआ और पास में आकर बैठ गया। डॉक्टर ने उसे वो चमकती हुई चीज़ दे दी और वो उसे ध्यान से देखने लगा। आर्यन देखो ये मेरे पास क्या है। ये एक पेटेंट को दिखाते हुए वो बोले। अब तुम आराम से टेक लगाकर बैठ जाओ और इसे ध्यान से देखो, कहते हुए उस पेटेंट को उसकी आंखों के सामने हिलाने लगते हैं। उसे देखते देखते उसकी आंखें भारी होने लगी और बंद होने लगी और फिर वो सो गया। डॉक्टर साहब इसे क्या हो गया? दीनदयाल के पूछने पर डॉक्टर ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और बैठने को बोला। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे हिप्नोटाइज किया है। आप लोग बस शांत होकर बैठिए। आर्यन मुझे बताओ क्या हुआ था उस दिन जब तुम ट्रैकिंग पर गए थे? बताओ मुझे। ट्रैकिंग पर जाने के ख्याल से ही हम सभी दोस्त बहुत खुश थे। मैं भी बहुत खुश था क्योंकि पहली बार ट्रैकिंग पर दोस्तों के साथ जा रहा था। सभी ज़रूरत के सामान लेकर हम सभी निकल पड़े। पूरा दिन ट्रैकिंग करने के बाद रात होने के कारण हमने एक सही जगह देखकर वहीं पर रात गुजारने का निश्चय किया और कैंप लगा दिया। थके होने के कारण सभी खाना खाकर जैसे ही लेट गए थे, रात को किसी की चीख सुनकर मेरी नींद अचानक से खुल गई। लेकिन सब तो चैन से सो रहे थे, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? यही सोचकर मैं टेंट से बाहर निकल गया। मैंने इधर उधर देखा और जब मुझे कोई भी नहीं दिखा तो मैं वापस टेंट में लौटने लगा। लेकिन तभी मुझे एक साया सा दिखा और मैं कौन है वहाँ कहता हुआ उसके पीछे पीछे पता नहीं क्यों और कैसे चला गया और कुछ दूर जाने पर वो साया मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं वापस लौटने के लिए पलटा, लेकिन ये देखकर मैं हैरान हो गया कि मैं एक जंगल के बीचों बीच खड़ा था। मुझे बहुत डर लगने लगा था और मैं दोस्तों के पास जाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन मैं लौट कर फिर से उसी जगह पर आ जाता। दौड़ते दौड़ते थक कर मैं चूर हो गया था और डर से मेरी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी। रुआया सा मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी मुझे किसी की रोने की आवाज़ ही सुनाई दी। मैं उठा और आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज़ की दिशा में चलने लगा कि तभी मुझे एक झोपड़ी दिखाई दी। शायद वहाँ कोई होगा और वो मुझे इस जंगल से निकलने में मदद करेगा। यही सोचकर मैं उस झोपड़ी के अंदर कोई है कहता हुआ अंदर चला गया। जैसे ही मैंने उस झोपड़ी के अंदर कदम रखा, सैकड़ों चमगादड़ों के झुंड ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसी तरह वहाँ से बचकर निकला तो सामने एक बहुत बड़ा सांप फन फैलाया खड़ा हुआ था। वो मेरी तरफ बढ़ा कि तभी एक लड़की ने उस सांप को पकड़कर उठा लिया और दूर फेंक दिया। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी इतनी निडरता को देख मैं हैरान था। अब क्या यहीं खड़े देखते रहोगे या चलोगे फिर? यहाँ बहुत खतरा है, मुझे अपनी ओर एकटक निहारते हुए वो बोली। मैंने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ भाग लिया। हम दोनों भागते हुए बहुत थक गए थे और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तुम यहाँ इस जंगल में कैसे आए और क्या कर रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करने आया था और पता नहीं कैसे रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। और तुम यहाँ क्या कर रही हो और कैसे आई?
मैं भी यहाँ अपने दोस्तों के साथ आई थी और सभी एक दूसरे से अलग हो गए। ओह, तो हमारी मंजिल एक ही है, साथ मिलकर रास्ता ढूंढते हैं, भागो जल्दी से, कहते हुए वो मेरा हाथ पकड़ी और वहाँ से भागने का इशारा किया। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पीछे देखा तो कुछ अजीब से जानवर हमारे पीछे पड़े हुए थे। थोड़ी दूर भागने के बाद हम दोनों एक गड्ढे में गिर पड़े। उसने मुझसे कहा हमें किसी तरह इस गड्ढे से निकलना होगा, और बहुत मुश्किल से हम दोनों उस गड्ढे से निकले। और तभी हमें कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो मुझे लेकर फिर तेजी से भागने लगी। भागते भागते हम एक नदी के पुल पर पहुंच गए। पुल पर पहुंचते ही उसने मुझसे कहा कि इस पुल को जल्दी से पार कर लो, अन्यथा यहीं फंसकर रह जाओगे। वो बार बार पता नहीं क्या पीछे देखती जा रही थी और मुझे भगा रही थी। अचानक से एक आंधी जैसी हमारी ओर बढ़ने लगी और उसने मुझे जोर से धक्का देकर पुल के दूसरी तरफ गिरा दिया। और गिरने के बाद जब मैं खुद को संभालते हुए उठा और पलटा तो देखा वो लड़की मुझे लहूलुहान हाथ हिलाते हुए दिखी। मैंने उसे जल्दी से अपनी ओर आने को कहा, लेकिन वो रोने लगी। मैं नहीं आ सकती, काश तुम्हारी तरह मुझे भी कोई उस दिन मिल गया होता, तो आज मैं भी तुम्हारी तरह जिंदा होती, इस खौफनाक जंगल में हमेशा के लिए फंस कर नहीं रह जाती। रोते हुए कह रही थी कि तभी कुछ आकृतियाँ उसके पीछे उभरने लगी और उसे जंगल के अंधेरों में उसे खींचते हुए अदृश्य हो गई। मैं अवाक सा बस देखता रह गया और मन में सोचने लगा कि इतनी देर से जो मेरे साथ थी, मेरी सहायता कर रही थी, वो इंसान ना होकर एक आत्मा थी। और यही सोचते सोचते मैं बेहोश हो गया। सुबह कैंप वालों को जब मैं नहीं दिखा तो वो मुझे ढूंढने बाहर निकले और बेहोशी की हालात में उन्हें मिला मैं। उफ़, कितनी भयानक और डरावनी घटना थी जो मेरे बेटे के साथ हुई, और इस सदमे ने इसे इतना बदल दिया। जी, इस घटना ने आर्यन की मानसिक स्थिति पर प्रहार किया है और उसकी ये हालत हुई। डॉक्टर साहब, अब मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? कैसे ठीक होगा? मैं कोशिश करता हूँ एक बार। आर्यन, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे सुन रहे हो? हाँ, धीमे से कहता हुआ आर्यन अभी भी सम्मोहन के वश में ही था। आर्यन, ध्यान करो, तुम और वो लड़की साथ साथ पुल पर पहुँचे और पीछे से कोई आता दिखा तो तुम दोनों ही तेज़ी से भागे, लेकिन तभी उस लड़की का पैर मुड़ गया और वो गिर गई। और फिर वो तुम्हें वहाँ से जाने के लिए कहने लगी, लेकिन तुमने कहा तुम उसे साथ लेकर ही जाओगे, और तुमने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और पुल को पार किया। पुल पार करते ही वहाँ सब गायब हो गया। तुम दोनों एक दूसरे से कुछ और पूछते, तब तक तुम्हारे और उसके दोस्त आ गए और मुस्कुराते हुए तुम दोनों ने एक दूसरे को बाय बोलते हुए विदा ली और अपने अपने कैंप में वापस चले गए। तुम्हें इस बात का बहुत दुख है ना कि तुमने उससे ना तो कुछ उसका नाम पूछा और ना ही नंबर लिया कि उसकी मदद का शुक्रिया अदा कर सको। आर्यन, अब अपने वर्तमान में आ जाओ। मेरी बात सुन रहे हो ना? वापस आ जाओ। आप लोग इसके जगने से पहले इसे बेड पर लिटा दीजिए और बाहर चलिए। दीनदयाल ने वैसे ही किया और बाहर आकर तीनों लोग चाय पीने लगे। डॉक्टर साहब, आर्यन ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन जब तक वो नींद से नहीं जगता हम कुछ नहीं कर सकते। बस आप ईश्वर पर भरोसा रखिए। मम्मा पापा, आप लोगों ने जगाया भी नहीं। मैं इतनी देर तक सोता रहा। बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दीजिए। अंकल नमस्ते, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। आर्यन अंगड़ाई लेता हुआ कमरे से बाहर निकला। अपने बेटे को सही सलामत देख दीनदयाल बहुत खुश हुए और डॉक्टर का आभार व्यक्त किया, जिनकी वजह से आज आर्यन बिल्कुल ठीक हो गया था। थोड़ी देर में आर्यन अंगड़ाई लेता हुआ कमरे से बाहर निकला। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। जब भी मैं इस बात के बारे में याद करता हूँ
तो मेरा लहू जमने लगता है और जिस्म में एक सरसराहट दौड़ने लगती है। मुझे पहाड़ हमेशा से ही पसंद रहे हैं, इसलिए जैसे ही मेरा तबादला पहाड़ी इलाके में हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने लिए एक घर देखना शुरू कर दिया। शायद मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही बुलंद थी, इसलिए मुझे जल्दी ही अपने सपनों का महल मिल गया। उसे मकान ना कहकर अगर हवेली बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 6 कमरे, एक गैराज, एक छोटा सा बगीचा, सभी कुछ तो था वहाँ। जब सब सही से निपट गया तो मैंने अपनी धर्मपत्नी को भी बुलावा दे दिया। वैसे आपको बता दूं कि मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी सरोज व मेरी पत्नी का एक भाई विनोद और साथ में ही मेरी प्यारी 2 बिल्लियाँ थी। सभी के आ जाने से जैसे घर में ताजगी आ गई हो। इतने बड़े घर को संभालने के लिए मुझे नौकरों की ज़रूरत भी थी, अतः मैंने पास के गांव जाकर 2 नौकरों का बंदोबस्त करने की सोची और अगले दिन मैं सवेरे ही पास के गांव चला गया। वह गांव काफ़ी अजीब था। ऐसा लगता था जैसे लोग अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। एक अजीब सी मनहूसियत उनके चेहरों पर छाई हुई थी। मैंने एक छोटी सी दुकान देखी और वहां जाकर पूछा कि कोई कामगार यहाँ मिल सकता है क्या। दुकानदार बोला, बाबूजी, यहाँ काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, वैसे भी यहाँ के लोगों को ज़्यादा काम मिल नहीं पाता। उसने एक छोटे लड़के से कुछ लोगों को बुलावा भेजा। थोड़ी देर में ही काम करने की इच्छुक एक छोटी सी भीड़ मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें अपने घर का पता बताया तो बस जैसे सभी को सांप सूंघ गया हो। उन लोगों के चेहरे पर मैं डर देख सकता था। धीरे धीरे करके सारी भीड़ मेरे पास से हट गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने दुकानदार से इसका कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि जिस घर में आप लोग रहते हो वहाँ बहुत साल पहले एक व्यापारी और उसका परिवार रहता था। वह काफ़ी समृद्ध था। इसी गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर उसकी व उसके परिवार की हत्या कर दी थी। उस परिवार से बस वो व्यापारी ही बचा था। उस व्यापारी ने गांव वालों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन गांव वालों में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो व्यापारी जादू टोना जानता था। उसने उस घर और इस गांव पर टोटका कर दिया। कहते थे कि व्यापारी ने अपना शरीर एक पिशाच को सौंप दिया है और तभी से गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग मरने लगे। तब गांव के ही कुछ लोगों ने हिम्मत की और उस व्यापारी को वहीं जलाकर गाड़ दिया। मुझे पता था कि गांव में ये कहानियां आम होती हैं, इसलिए मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने दुकानदार से पैसा ज़्यादा बढ़ाने के लिए बोला और आखिर में मुझे काम करने के लिए लोग मिल ही गए। जब घर में वापस आया तो मेरी पत्नी सरोज घर की साफ सफाई में व्यस्त थी। तभी अचानक विनोद कहीं से एक छोटा पुराना घड़ा उठा लाया और इससे पहले कि हम कुछ कहते वो घड़ा विनोद के हाथ से छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। घड़े का गिरना था कि एक चीख सी पूरे घर में गूंज गई और एक भयानक दुर्गंध आने लगी। हमने जल्दी से उस घड़े के टुकड़े और उसमें से निकली राख को समेटा और बाहर फेंक दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि जो अनहोनी होनी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अंदर से लगातार गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो मेरी दोनों पालतू बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थी। यह बहुत ही आश्चर्य था क्योंकि आज से पहले मैंने उन्हें लड़ते हुए नहीं देखा था। लड़ते लड़ते दोनों आसपास घूमने लगी जैसे कि कुछ ढूंढ रही हो। तभी अचानक दरवाजे पर तेज आवाज़ हुई और फिर धीरे धीरे सभी खिड़की दरवाजे तेज आवाज़ में बदलने लग गए। मैं भागकर बाहर आया और देखा कि एक भयंकर तूफान आ रहा है। ऐसा तूफान मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। ऐसा लगता था जैसे कि तूफान सब कुछ उड़ा ले जाएगा। खिड़की दरवाजे अभी भी भयानक आवाज़ में बज रहे थे। मेरी दोनों बिल्लियाँ अभी भी गुर्राती हुई आसपास के दरवाज़ों पर अपने पंजे मार रही थी। सरोज और विनोद भी अंदर आ चुके थे। क्या भयानक मौसम है, मेरी पत्नी सरोज ने कहा। विनोद भी काफ़ी डरा और सहमा हुआ था।
बचपन से ही विनोद बोलने और सुनने में असमर्थ था। विनोद बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था और डर रहा था। मैंने इससे इशारों में पूछा तो उसने खिड़की के बाहर की तरफ इशारा किया। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो ओ माय गॉड, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। एक कपड़े में लिपटा हुआ इंसान पेड़ के सहारे टिका हुआ था। तूफान में उसका सफ़ेद कपड़ा लहरा रहा था। तभी अचानक बिजली गिरी और मेरे देखते ही देखते सब धुआं हो गया। मैं सभी के साथ हॉल में आ गया और तूफान थमने की प्रतीक्षा करने लगा। आखिरकार तूफान थम गया। मैं सीधा बाहर उस पेड़ की तरफ गया जहाँ पर मैंने वो कपड़े में लिपटा इंसान देखा था। उस पेड़ के पास ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरी आंखों का वहम हो, लेकिन तभी मैंने वहाँ एक जला हुआ सफ़ेद कपड़ा देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब एक वहम है या हकीकत। मैं वापस घर आया तो एक और नई घटना मेरे सामने थी। किसी ने हमारे शयन कक्ष का सारा सामान उलट पलट दिया था। सारा सामान बिखरा पड़ा था। सरोज ये सब देखकर रोने लगी और कहने लगी कि ये घर मनहूस है, ज़रूर इस घर में कुछ बुरा है। लेकिन मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि गांव वाले नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ रहे, इसलिए ये प्रपंच कर रहे हैं। उस रात हमने हॉल में सोने का फैसला किया। शाम होते होते एक धुंध सी चारों तरफ फैलने लगी। उस धुंध में एक अलग ही तरह की गंध थी। रात को काफ़ी देर में मुझे नींद आई। अचानक एक चीख के साथ मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा कि विनोद काफ़ी घबराया हुआ था और उसी खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि वह आ रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस इंसान ने कभी ज़िंदगी में कोई शब्द नहीं बोला, वो आज इतना स्पष्ट कैसे बोल रहा है। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वहीं कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान उसी पेड़ के सहारे खड़ा था। तभी अंदर से मेरी दोनों बिल्लियों के लड़ने और रोने की आवाज़ आने लगी। ये सब देखकर सरोज और विनोद बेतहासा रोने लगे। मैं इतनी जल्दी घबराने वालों में से नहीं था। मैंने दोनों को डांट कर चुप हो जाने के लिए बोला। पूरा वातावरण एकदम शांत हो चुका था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अगली सुबह गांव से वो दोनों नौकर हरी और मोहन आ चुके थे। मैंने उन दोनों को आसपास की झाड़ी साफ करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद मैं विनोद से मिला तो उसे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसे रात का कुछ भी नहीं पता। तभी बाहर से हरी की आवाज़ आई। वह मुझे कुछ दिखाना चाहता था। मैंने देखा कि झाड़ियों के बीच एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। मैंने कहा कि शायद किसी जंगली जानवर ने ये गड्ढा बनाया होगा। मैंने उस गड्ढे का मुंह एक पत्थर से बंद करवा दिया। शाम तक कुछ भी आश्चर्य नहीं हो रहा था, कुछ भी अजीब सा नहीं हुआ। तो मैंने सुकून की सांस ली। लेकिन शाम होते होते फिर वही धुंध फैलने लगी। तभी सरोज ने आकर बताया कि विनोद को तेज बुखार है। मैंने देखा कि विनोद तेज बुखार से झुलस रहा था। रात में मैंने बाहर निकलना ठीक नहीं समझा, इसलिए हमने घर में ही रखी हुई दवाइयों का सहारा लिया। सरोज और विनोद के सो जाने के बाद मैं अपने लैपटॉप पर अपना ऑफिस का काम निपटाने लगा। कुछ देर बाद मुझे बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं भागकर बाहर आया तो मैंने देखा कि विनोद का शरीर पड़ा हुआ था और उसके शरीर से निकल रहे खून को मेरी दोनों बिल्लियाँ चाटने में मग्न थी। मैंने तुरंत विनोद को उठाया और अंदर ले आया। उसका शरीर बर्फ़ के समान ठंडा पड़ चुका था और दोनों आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। विनोद की ये हालत देखकर सरोज ने रोना शुरू कर दिया। मेरी सोचने समझने की शक्ति जा चुकी थी। तभी मैंने विनोद के जिस्म में हरकत महसूस की। यह देखकर मैंने देर नहीं की, कार निकाली और विनोद और सरोज को लेकर अस्पताल चला गया। विनोद को उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। सुबह डॉक्टर ने मुझे खबर दी कि विनोद अब खतरे से बाहर है। मैंने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। तभी सरोज वहाँ आकर सिसकने लगी और उसने मुझसे कहा कि अब वह उस घर में एक दिन भी नहीं रहेगी। परिस्थितियों को देखते हुए मैंने भी वहाँ से निकलने का फ़ैसला कर लिया और सरोज से कहा
कि विनोद के ठीक होते ही हम वहाँ नहीं रहेंगे। अस्पताल में रात से दोपहर हो चुकी थी। तभी नर्स ने आकर बोला कि हम लोग चाहे तो घर जा सकते हैं, विनोद को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सरोज से घर चलने के लिए बोला, लेकिन वो किसी भी कीमत पर जाना नहीं चाहती थी। मैंने अकेले ही घर आने का फ़ैसला किया, क्योंकि मेरे ऑफिस के भी कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों का काम बाकी था। मैं वापस घर आ गया। मैंने देखा कि कुछ और झाड़ियाँ भी साफ़ हो गई है। इसका मतलब कि हरी और मोहन आए थे। लेकिन ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि उस गड्ढे का मुंह फिर से खुला हुआ था। हॉल में आकर मैंने लैपटॉप ऑन किया और अपना काम निपटाना शुरू कर दिया। सब कुछ एकदम शांत था। काम निपटाते निपटाते शाम हो गई थी और बाहर फिर से धुंध जाने लगा था। इन सभी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए मैं फिल्म देखने लगा। फिल्म को देखते देखते मुझे एहसास हुआ कि यह फिल्म ना होकर मेरी ही ज़िंदगी पर्दे पर दिखाई जा रही हो। थोड़ी ही देर में फिल्म में वह सीन भी आ गया जिसमें किरदार टीवी के सामने बैठा था। मैं फिल्म को और भी गौर से देखने लगा। मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होता है। तभी फिल्म में बिजली कड़कने के साथ बारिश होने लगती है। और ये क्या, ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि बाहर एक जोरदार आवाज़ के साथ बिजली कड़कने लगी और उसके साथ ही बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। उसके बाद फिल्म में कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और तभी एक तेज आवाज़ के साथ टीवी बंद हो गया। मुझ में बहुत हिम्मत थी और मैं जल्दी ही घबराने वालों में से नहीं था। तभी मैंने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। शायद कोई दरवाजे को तोड़ना चाहता था। यह बिल्कुल ऐसा ही था जैसे फिल्म में देखा था। और तभी एक आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। मेरी हालत ऐसे हो चुकी थी जैसे मेरे शरीर से सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। बाहर जो भी था वह अब अंदर आ चुका था। मैं उसके सरकने की आवाज़ सुन सकता था। वह धीरे धीरे हर कमरे के दरवाजे को तोड़ रहा था। शायद उसको मेरी तलाश थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और ना ही मेरे पैरों में चलने की शक्ति बची थी। लगता था कि किसी ने मुझे उस कुर्सी से बांध दिया हो। वह आवाज़ें धीरे धीरे पास आती जा रही थी। अब मैं उसकी सांसों की आवाज़ भी सुन सकता था। मैंने कुर्सी से उठकर भागने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और मैं कुर्सी से नीचे जा गिरा। मेरी गिरने की आवाज़ से उसे शायद यह एहसास हो गया था कि मैं कहाँ हूँ। और फिर मैंने देखा कि कोई है जो मेरे कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। मेरे आँखों से आंसू निकल रहे थे और मैं वहाँ से सरक सरक कर निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी तेज आवाज़ के साथ मेरे कमरे का दरवाज़ा टूटकर दूर जा पड़ा और वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुका था। मैं नहीं जानता कि वह इंसान था या जानवर। उसकी लंबाई तकरीबन 8.5 फीट रही होगी। उसका अधिकतर जिस्म बालों से ढका था। अपने बड़े और विशाल नाखूनों को आगे किए वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे मुझे लकवा मार गया हो। एक पल को लगा कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, लेकिन तभी किसी ने बाहर से बंदूक चलाने की आवाज़ लगाई। बंदूक की गोली अवश्य उसी जानवर के लिए होगी, इसलिए वह तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसके साथ ही हरी और मोहन दोनों अंदर आ गए। हरी ने मुझे सहारा देकर उठाया। आप ठीक तो हैं? हरी ने मुझसे पूछा। मेरे हलक से आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। तभी मोहन ने मुझे पानी लेकर दिया। पानी पीकर मुझ में कुछ हिम्मत आई। बाहर कुछ और लोग भी थे। हमें उसे ढूंढना होगा। वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। उसके खून के निशान भी यहाँ है, हरी ने कहा और वह कहकर वह बाहर निकल गया। मोहन ने मुझसे कहा कि मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब मैं भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहता था। हम सब बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगे। उसके शरीर से निकले खून के धब्बे भी एक जगह आकर ख़त्म हो गए थे। उसे यहीं आसपास होना चाहिए था, मोहन ने कहा। मुझे बार बार यही एहसास हो रहा था कि वह कहीं आसपास ही है।
ढूंढते हुए मैं उसी गड्ढे के पास पहुंच गया। मैंने वहां पर वैसी ही दुर्गंध महसूस की जैसे मैं घर के अंदर महसूस करता था। मेरे पास एक तेज रोशनी करने वाली टॉर्च थी। मैं उसके द्वारा उस गड्ढे में देखने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक अंदर से 2 हाथ निकले और उन्होंने मुझे अंदर घसीटना शुरू कर दिया। मैं सहायता के लिए चिल्लाने लगा। मैं उसके हाथों से बचने की भरसक कोशिश कर रहा था। इतने में ही मेरी चीख सुनकर हरी और मोहन वहां पहुंच गए। अचानक उन 2 हाथों की पकड़ कुछ कम हो गई, लेकिन मैं खुद को संभाल नहीं सका और उस गड्ढे में जा गिरा। आप घबराना मत, हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर से हरी और मोहन बोले। यह अच्छा था कि मेरी टॉर्च मेरे पास थी। मैंने टॉर्च से आसपास देखना शुरू किया। वह एक पुराना तहखाना था। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पीछे से बाकी लोग भी वहां आ गए। मेरा दिल किसी भी अनहोनी को सोचकर तेजी से धड़क रहा था। वह सुरंगनुमा तहखाना अंदर से बहुत बड़ा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे दुर्गंध बढ़ती जा रही थी। सुरंग में जहाँ तहाँ जानवरों के अवशेष पड़े थे। आखिर में वह तहखाना एक बड़ी से हॉल कमरे जैसी जगह आकर ख़त्म हो गया। हमारी उम्मीद के विपरीत हमें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हम वहाँ से निकल ही रहे थे कि मोहन ठोकर खाकर गिर पड़ा। ज़रूर यहाँ कुछ छुपा हुआ है, मोहन बोला। हमने फर्श पर टटोल कर देखा और हमें एक जगह वो उभार मिल गया। यह एक बड़ी लोहे की चादर थी। जैसे ही हमने उसे सरकाया तो एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई हो। वह विशाल दानव वहाँ इस तरह से लेटा था जैसे कि कोई मूर्ति हो। एक कुल्हाड़ी उसके दोनों हाथों में फंसी हुई थी। मैंने इसी पर ही गोली चलाई थी, हरी बोला। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर सालों से पड़ा हो, मोहन बोला। तभी मैंने देखा उसके बाएं कंधे पर एक सुराग जिस पर अभी भी खून जमा हुआ था। मैंने इशारों में बाकी लोगों को यह दिखाया। इसे अभी के अभी जलाना होगा, हरी ने बोला। हमें कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होगी, लेकिन इसे ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता है, मैंने कहा। आखिर में हम 4 लोग वहीं रुके और बाकी लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करने चले गए। हमें आसपास भी देखना चाहिए, शायद कुछ काम का सामान मिल जाए, मोहन ने कहा। हम आसपास देखने लगे कि तभी उस मुर्दे में कहाँ से जान आ गई और उसने एक ही बारी में हमारे साथ एक व्यक्ति को एक ही बार में 2 हिस्सों में काट दिया। यहाँ से भागो, अपनी जान बचाओ, मैं चिल्लाया। हम तेज़ी से चिल्लाते हुए भागने लगे। वह बिल्कुल हमारे पीछे था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस गड्ढे से निकलने में कामयाब हो गया। मेरे ही पीछे मोहन आ गया, लेकिन शायद हम में से पीछे वाले की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एक ही झटके में उस दानव ने उसे भी कुल्हाड़ी से ख़त्म कर दिया। अब वह गड्ढे से बाहर आ चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों से दहक रही थी, लेकिन इस बार हम भी तैयार थे। एक तरफ से मोहन ने उस पर जलती हुई मशाल फेंकी। बड़े बड़े बालों की वजह से उस दानव में एकदम आग लग गई। उसने मोहन पर कुल्हाड़ी फेंक कर मारी, लेकिन मोहन सावधान था। उसने अपना बचाव कर लिया था। बस हम लोग मसालों के साथ उस पर झपट पड़े और उसे जला दिया। उसकी चीखें वातावरण को भयानक बना रही थी और आखिर में चीखों के साथ वह ज़मीन पर आ गिरा और कुछ ही समय बाद वह राख में बदल गया। उसके खत्म होते ही सभी ने सुकून की सांस ली। हम सभी हॉल में आकर बैठ गए। मेरे मस्तिष्क में इस समय बस एक ही बात चल रही थी कि क्या हरी और मोहन को पहले से ही सब पता था क्या? शायद मोहन समझ गया था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उसने कहा कि आप सही सोच रहे होंगे कि हम लोग कैसे यहाँ आए और क्या हमें सब पता था। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमें यहाँ का रहस्य बहुत पहले से ही पता था। अगर आप हमें यहाँ आने से पहले मिले होते तो हम आपको कभी भी इस घर में आने नहीं देते। आपके गांव आने से पहले ही इसे आपकी गंध मिल गई होगी। हमें बहुत समय पहले से ही इसकी खोज थी, इसलिए हम आपके यहाँ नौकर बनकर आए ताकि आपको शक भी ना हो और हमारी खोजबीन भी चलती रहे। अगर हम आपको पहले ही सब बता देते तो आप ना तो हमारी बातों पर यकीन करते और ना ही हमें यहाँ आने देते। आज इसकी कहानी भी ख़त्म हो गई।
तभी मुझे कुछ आहट महसूस हुई। मैंने बाहर देखा तो तूफान बढ़ा चला आ रहा था। मैंने कहा कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। वह देखो, पेड़ के पास सब उठकर वहीं देखने लगे जहाँ मैंने इशारा किया था। वही कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान था, लेकिन इस बार वह पेड़ से नहीं टिका था, बल्कि उसका शरीर आसमान में लहरा रहा था। उसके शरीर से लिपटी कपड़े की पट्टियाँ एक एक करके तूफान में उड़ती जा रही थी। ये क्या भला है? हरी बोला। मैंने कहा, इसे भी मैं बहुत बार यहीं देख चुका हूँ। तभी मोहन ने उस पर फायर किया, लेकिन उस पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक एक करके उसने लगातार 3 फायर किए, लेकिन सब व्यर्थ। इस पर मेरी गोलियों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमें कुछ और देखना होगा, मेरे पास कुछ और भी है। यह कहकर मोहन ने अपना बैग खोला और 3 त्रिशूल निकाल लिए। उसने बताया कि ये त्रिशूल एक विशेष धातु से बने हैं और अभिमंत्रित है। हमने एक एक करके त्रिशूल उठाया और बाहर आ गए। मोहन त्रिशूल लेकर उसके करीब पहुंच चुका था। तभी उस इंसान की आखिरी पट्टी भी उड़ गई और वहाँ ऐसे हो गया जैसे कि वहाँ कोई इंसान था ही नहीं। वातावरण एकदम निशब्द हो गया और वहाँ एक घनी धुंध छाने लगी। धुंध इतनी गहरी थी कि हमें मोहन भी नहीं दिख रहा था, वह दिखना बंद हो गया था। तभी मैंने एक दर्दनाक चीख सुनी। थोड़ी ही देर में मोहन का निर्जीव जिस्म मेरे पैरों पर पड़ा था। मैं वहाँ से चिल्लाते हुए भागा। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे पैर किधर जा रहे हैं। पीछे से फायर और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तभी मेरे ठोकर लगी और मैं नीचे गिर पड़ा। मेरे पास ही कुछ चटकने जैसी आवाज़ आ रही थी। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो वह मेरी ही बिल्ली थी। उसके पास एक लाश पड़ी थी जिसे वह चबाने में व्यस्त थी। मैंने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, मगर फिर भी उसने मुझे देख लिया। अब वह लाश को छोड़कर मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें एकदम शीशे जैसे चमक रही थी। वो मुझ पर झपटी। मैंने अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश की। उसने मेरी उंगली चबा डाली। मैं दर्द से करहाने लगा। किसी तरह से मैंने उसकी गर्दन दबोच ली और कसकर उसे दबाने लगा। कुछ ही देर में शांत पड़ गई। मैंने उसे एक तरफ फेंक दिया। मेरे हाथ से लगातार खून बह रहा था। मैंने रुमाल निकाला और अपने हाथ पर कसकर बांध लिया। मैं बहुत चौकस होकर आगे बढ़ने लगा। उस धुंध में कुछ भी देखना बहुत मुश्किल था। मैं उस दिन को कोस रहा था जिस दिन मैं यहाँ आया था। मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता था। थोड़ी ही दूर मैंने किसी के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनी। यह शायद हम में से कोई हो। यह सोचकर मैं सावधानी से उसकी ओर बढ़ने लगा। यह हरी था। वह तेज़ी से सांस ले रहा था। मुझे देखकर उसने मुझे त्रिशूल देते हुए कहा कि इसे रखो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यह कहते ही वह सिसकने लगा और मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे बचा लो। तभी उसे पीछे की तरफ किसी ने खींच लिया। उसकी चीख धीरे धीरे मध्यम पड़ गई थी। अब शायद मेरी बारी है, यह सोचकर मैंने त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया। मैं चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि वो जो कोई भी है मेरे बहुत नज़दीक है। तभी मुझे कोई मेरे पैरों से पकड़कर घसीटने लगा। धुंध में कुछ नहीं दिख रहा था तो सिर्फ बड़ी बड़ी 2 चमकदार आंखें। ना जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत आ गई। मैंने पूरी ताकत से वह त्रिशूल उसकी आंखों में घुसा दिया। मेरा इतना करना था कि जैसे बवंडर आ गया हो। सारी धुंध उड़ चुकी थी। मैं उठकर वहाँ से अपनी कार की तरफ भागने लगा। वह बवंडर बहुत तेज था। मैं कार में बैठा और अपनी हाथ के दर्द की परवाह ना करते हुए पूरी स्पीड से अपनी गाड़ी निकाल ली। कार की साइड वाले शीशे में मैं उस बवंडर को देख रहा था। वह घर भी उस बवंडर में पूरी तरह नष्ट हो चुका था। मैं वहाँ से सीधा अस्पताल पहुँचा। मेरी पत्नी सरोज ने जब मेरी यह हालत देखी तो उसने मुझसे कारण जानना चाहा। मैंने अपना छोटा सा एक्सीडेंट होने का बहाना बनाया। विनोद कैसा है? मैंने पूछा। वह अब बहुत बेहतर है, सरोज बोली। देखो जी, अब हम वहाँ उस घर में नहीं रहेंगे, सरोज बोली। मैंने कहा, हाँ, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे।
मैं आज ही अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे रहा हूँ। यह कहते हुए मैं टीवी पर वह समाचार देखने लगा जिसमें आ रहा था कि भूस्खलन में पहाड़ी पर बना एक घर नष्ट हो गया तथा अब तक 4 लाशें बरामद हो चुकी है। मैंने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में ही बचना लिखा था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप आगे भी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहें। जीत, थोड़ा धीरे गाड़ी चलाओ प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। हा 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 हा, इसमें डरने की क्या बात है, जीत ने चुटकी लेते हुए कहा। प्लीज़ जीत, तुम्हें मेरी कसम, ध्यान से कहीं कुछ हो ना जाए। थोड़ा धीरे चलाओगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, ज्योति ने लंबी सांस लेते हुए कहा। और जीत ने गाड़ी की स्पीड और भी तेज करते हुए एक नज़र पास बैठी अपनी नई नवेली दुल्हन पर डाली और मुस्कुराकर बोला, जान, यह स्पीड तो कुछ नहीं, हवा से बात करवाऊंगा, बस तुम रिलैक्स होकर बैठी रहो। ज्योति खामोश हो गई। दरअसल ज्योति और जीत की शादी 2 दिन पहले ही हुई थी। दोनों इलाहाबाद के रहने वाले थे, साथ काम करते थे, एक दूसरे को पसंद आ गए। उन्होंने घर वालों से बात की और घर वालों ने उनकी शादी करा दी। शादी के बाद दोनों अपने कुल देवी के दर्शन के लिए अपने पुश्तैनी गांव मिश्रिख, जो कि सीतापुर जिले में पड़ता है, जा रहे थे। वह दोनों एक गाड़ी में थे, बाकी घर वाले दूसरे गाड़ी में थे। चलते चलते शाम होने को आई थी। सूरज ढल रहा था। सूरज की लालिमा ज्योति के जिस्म को छू रही थी। पहले से ही ज्योति गोरी चिट्टी सुंदर थी। जब ढलते सूरज की लालिमा उसके तन पर पड़ी तो उसका रूप और भी खिल उठा। कुछ बालों की लटें उड़ उड़कर उसके सुर्ख गालों पर बिखर जाती थी। और फिर खामोशी तोड़ते हुए गाड़ी की स्पीड धीमी करके जीत अपने जीवन संगिनी की खूबसूरती निहारते हुए बोला, ओ मेरी जान, अब तो आंखें खोलो, देखो गाड़ी की स्पीड कम कर दी है। ज्योति अभी भी आंखें बंद करके लगातार कुछ बुदबुदाए जा रही थी। शायद ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वो लोग जिस सफ़र पर निकले हैं वहाँ सही सलामत पहुँच जाए। ज्योति, ज्योति, क्या कह रही हो? उसने ज्योति के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए पूछा। ओह, ज्योति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने पति देखा, जैसे उसकी आंखें अपने पति जीत से हजारों सवाल कर रही हो। जीत ने फिर से पूछा, क्या हुआ ज्योति? ज्योति ने कहा, कुछ नहीं, आप इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं आती। ओह नो डियर, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कैसा डर? जीत ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, कितनी दूर और अभी जाना है? आप मुझ पर नहीं, अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए, प्लीज़ गले घर जाकर के लगा लेना, ज्योति ने कहा। जो हुक्म मेरे सरकार, जीत ने चुस्की लेते हुए कहा और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। सूरज ढल चुका था, पूरी तरह से रात हो चुकी थी। सुनसान रास्ते पर 2 गाड़ियां दौड़ी चली जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ जंगल था। जीत का मोबाइल अचानक बज उठा। ज्योति, प्लीज़ देखो तो फ़ोन किसका है? जीत बोला। पापा जी का। ज्योति ने फ़ोन और पूछा, पापा जी क्या है, कोई बात हो गई क्या? हाँ बेटा, तेरी माँ के पेट में अचानक से दर्द होना चालू हो गया है, गाड़ी रोकनी पड़ेगी। ओह पापा, यहाँ? बेटा, जीत के पास दवाई है, उससे कह दो 5 मिनट के लिए गाड़ी रोक ले, माँ को दवाई खिला दे, फिर चलते हैं। ज्योति ने जीत को पूरी बात बताई और गाड़ी रोकने के लिए कहा। जीत ने अपनी गाड़ी रोक दी। पीछे वाली गाड़ी भी पास आकर रुक गई। दोनों गाड़ियों के गेट खोलकर सभी लोग बाहर आ गए। क्या हुआ मम्मी को पापा? जीत जल्दी से पास आकर बोला। पता नहीं बेटा, अचानक ही तेरी माँ के पेट में दर्द चालू हो गया। तेरे पास तेरी बैग में पेन किलर रखी है, प्लीज़ दे दे। ज्योति जल्दी आओ मेरे साथ, मेरी हेल्प करो। ज्योति और जीत दौड़कर अपनी गाड़ी में आए और जीत बैग से पेन किलर लेकर मम्मी के पास गया। मम्मी को दवाई दे दी। चलिए पापा, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ज़्यादा देर तक रुकना यहाँ सही नहीं है। हाँ बेटा, मुझे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चारों तरफ खाली जंगली जानवरों की चीखें सुनाई दे रही है। जल्दी से निकल तू, हम भी निकलते हैं। इतना कहकर जीत के पापा ने
ड्राइवर से गाड़ी ले चलने के लिए कहा। जीत भी दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट। ज्योति ने पूछा, माँ को दवाई दे दी तुमने? जीत बोला, हाँ दे दी। वह बार बार चाबी घुमा रहा था लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ज्योति ने पूछा, क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है? क्यों? पता नहीं क्या हुआ, अभी स्टार्ट हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जीत की गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? चलिए जानते हैं आगे। जीत के बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ज्योति बहुत ही परेशान और डरी हुई थी। अब क्या होगा जीत? अब हम क्या करेंगे? ज्योति ने डरे सहमे लहजे में पूछा। अचानक गाड़ी को क्या हो गया? पता नहीं ज्योति, अभी तक तो सब ठीक था, अभी गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम बैठो, मैं चेक करके आता हूँ। इतना कहकर जीत ने जैसे ही गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश की, ज्योति ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ बाहर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ज्योति, अगर बाहर नहीं गया तो गाड़ी कैसे चेक कर पाऊँगा? डरो मत, तुम रिलैक्स होकर बैठो, कुछ नहीं होगा। और इतना कहकर उसने अपना हाथ ज्योति के हाथों से छुड़ाया और गाड़ी से बाहर निकल गया। अभी जीत गाड़ी चेक ही कर रहा था कि तभी ज्योति भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आया, देख रहा हूँ, बस अभी कुछ कह नहीं सकता, मुझे लगता है किसी से मदद लेनी चाहिए। ज्योति ने इधर उधर देखते हुए कहा, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम मदद कैसे ले? ज्योति की बातचीत में ही काटते हुए जीत बोला कि तभी दूर से कोई उन्हें आता हुआ दिखा। शायद कोई बुजुर्ग उनकी तरफ चला आ रहा था। पास आकर बुजुर्ग बोला, क्या हुआ बेटा, गाड़ी खराब हो गई? हाँ बाबा, बताइए, कोई कार रिपेयरिंग की दुकान आसपास में है तो? नहीं बेटा, आसपास तो कोई भी दुकान नहीं है और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करो। 1 किलोमीटर के दायरे में ही कब्रिस्तान है, यहाँ रुकना ठीक नहीं। ओह नो, अब हम क्या करेंगे? ज्योति सकपकाते हुए बोली। बुजुर्ग इतनी सलाह देकर आगे बढ़ गया था। ज्योति पहले से ही काफ़ी डरी हुई थी। बुजुर्ग की बातें सुनकर वो और भी डर गई। उसने जीत से कहा, चलो हम लोग लिफ्ट ले लेते हैं, गाड़ी यहीं छोड़ दो। पर जीत इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था। उसने कहा, रिलैक्स ज्योति, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कब्रिस्तान होने से तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? दुनिया का सबसे बड़ा भूत तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। जब तुम इससे नहीं डरी तो दूसरे भूत तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? हा 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 हा। मजाक मत करो जीत, प्लीज़, भगवान के लिए कभी तो सीरियस रहा करो। अच्छा बाबा, सॉरी, माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। जाओ गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी ठीक करके अभी आ रहा हूँ। ज्योति गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई कि तभी जीत का फ़ोन बजा। हेलो हेलो पापा जी, आप लोग कहाँ हैं? बेटा, हम लोग तो बहुत आगे आ गए, बस घर पहुँचने ही वाले हैं। आप लोग कहाँ हो? पापा जी, हम लोग की गाड़ी ख़राब हो गई है, हम लोग अभी रास्ते में ही हैं। ओह नो, जीत को फ़ोन दो बेटा, कहो तो हम लोग वापस आ जाएं। जी पापा जी, आपकी जीत से बात करवाती हूँ। इतना कहकर ज्योति गाड़ी से बाहर आई। जीत, लो पापा का फ़ोन आया है। लेकिन जीत गाड़ी के पास था ही नहीं। जीत, जीत कहाँ हो तुम? जीत कहाँ हो? लेकिन जीत का कहीं अता पता नहीं था। क्या हुआ बेटा? हेलो पापा, जीत पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा जी। ठीक है बेटा, फ़ोन रखो, हम लोग अभी पहुँच रहे हैं। ज्योति बदहवास सी सड़क पर दूर दूर तक दौड़ने लगी। जीत, जीत कहाँ हो तुम? प्लीज़ वापस आ जाओ, कहाँ चले गए? अभी वह कुछ समझ ही पाती कि तभी एक साया सा उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके मुंह से खून बराबर बह रहा था, हाथ भी खून से लथपथ थे। कौन हो तुम? ज्योति, मैं जीत, भाग जाओ यहाँ से जल्दी, प्लीज़ भाग जाओ यहाँ से ज्योति। ज्योति के होश ही उड़ गए। लपक कर वो जीत के गले से लग गई और चीख चीख कर रोने लगी। जीत, कहाँ चले गए थे तुम? और हाल बनाया है तुमने अपना, यह सब किसने किया? प्लीज़ ज्योति, इस समय कुछ मत पूछो, जितनी जल्दी हो सके जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जितनी दूर हो सके जाओ। पर तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी? कुछ मत कहो और बस यहाँ से चली जाओ। वह उसे जाने के लिए कह ही रहा था कि उसके सामने 2 साए आकर खड़े हो गए।
प्लीज़ मेरी पत्नी को जाने दो, उसे कुछ मत करो। ज्योति भागो यहाँ से, मैंने कहा भागो यहाँ से। और ज्योति भाग पड़ी अनजान इलाके की अनजान सड़क पर। न रास्ते का पता न मंजिल का, बस भागे जा रही थी। भागते भागते अचानक ही उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। बस बार बार पीछे मुड़कर देखी जा रही थी। वह दोनों साए उसका पीछा किए जा रहे थे कि तभी उसने अपने सर पर हाथ लगाया। उसके हाथ पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। शायद उसके सर में चोट लग गई थी, ब्लड निकल रहा था और वह बेहोश हो गई थी। सुबह के 8 बज रहे थे। ज्योति की आंख खुली है तो उसके सामने उसका परिवार बैठा हुआ था। अरे मैं यहाँ कैसे? ज्योति ने हैरानी से पूछा। जीत ने पूरी घटना उसे समझा दी, किस प्रकार पापा वहाँ समय से पहले पहुँच गए और सबने मिलकर ज्योति को ढूंढा और फिर सब लोग घर आ गए। ज्योति ने उन 2 सायों के बारे में पूछा। जीत ने कहा शायद वह लुटेरे थे जिन्होंने मुझे मारा, मेरी घड़ी, चैन, अंगूठी सब ले ली थी। तुम तक वह पहुंच जाते, उससे पहले हम लोग वहां पहुंच गए और तुम्हें सुरक्षित ले आया अदा किया। तभी पापा बोले चलो बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, 1 घंटे में हम लोग कुल देवी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। इतना कहकर सब चले गए। जीत ने ज्योति के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा शुक्र है तुम ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाता। इतना कहकर उसने ज्योति को अपने गले लगा लिया। ज्योति का मुंह गुस्से से तमतमा गया, आंखें खूनी हो गई। उसने अपने आप को छुड़ाते हुए जीत को पीछे की तरफ धकेला। अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर नाश्ता करने आती हूँ, पर ध्यान से, डॉक्टर ने कहा है कि सिर की पट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। ओह हाँ समझ गए, वैसे तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, चोट तुमको भी लगी है। ज्योति जैसे अपने आप में ही गुम थी। ज्योति का ऐसा बर्ताव जीत को अचंभित कर गया, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब नाश्ते के लिए सब बैठे, ज्योति भी आ गई। नाश्ता लग गया था। ज्योति बोली मम्मी जी मुझे अंडा खाना है। वैसे तो ज्योति नॉनवेज नहीं खाती थी, पर अंडा कभी कभी खा लेती थी। आज अभी हमें कुल देवी के दर्शन के लिए जाना है बहू, अंडा कल खा लेना, सासू माँ बोली। नहीं मुझे अभी खाना है, दर्शन कल कर लेंगे। जीत गुस्से से बोला आधे घंटे में निकलना है और तुम कह रही हो कि तुम्हें अंडा खाना है, अंडा कल खा लेना। पर ज्योति जिद करने लगी। यह क्या अंडा अंडा लगा रखा है, एक बार में समझ में नहीं आता, हम लोग आज ही जाएंगे। जीत ने झल्ला कर बोला। ज्योति गुस्से से आग बबूला हो गई। एक बार फिर उसकी आंखों में खून उतर आया। वो कुछ और कहती कि तभी पापा जी बोल पड़े। अरे चलो ठीक है, दर्शन ही तो करना है, कल चले जाएंगे, पर लड़ो मत आपस में। और वह ज्योति के लिए अंडे खरीदने चले गए। जीत ने गुस्से से ज्योति की तरफ देखा तो लगातार उसे घूरे जा रही थी। तब तक पापा जी अंडा लेकर आ गए थे। ज्योति बेटा ये लो। ज्योति अंडों पर झपट पड़ी और ऐसे खाने में जुट गई जैसे मुद्दतों से उसने कुछ न खाया हो। 4 अंडे खा चुकी थी, शेष 2 अंडे अभी प्लेट में रखे थे। सब लोग ज्योति को हैरानी से देख रहे थे। ज्योति अब बस करो, अंडे गर्म होते हैं, ज़्यादा खाने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। जीत ने ज्योति को रोकते हुए कहा, पर ऐसा लगता था कि ये ज्योति तो वह ज्योति थी ही नहीं जो जीत की बात सुने। ऐसा लगा था जैसे इस ज्योति को तो उन लोगों से कुछ लेना देना है ही नहीं। 6 अंडे गपागप खाने के बाद ज्योति उठकर कमरे में चली गई और सबने अपना अपना नाश्ता खत्म किया। फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। जीत भी ज्योति के पास आया और बोला, यह क्या कर रही हो तुम? क्या मैंने क्या किया? ज्योति ने उसकी बात का अनमने मन से जवाब दिया, अच्छा तो मैडम को कुछ पता ही नहीं, या बाहर कैसा बर्ताव कर रही थी तुम? और इतने अंडे खाने की क्या बेताबी थी कि दर्शन का प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा? जीत अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, तो क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ खा पी भी नहीं सकती? शादी क्या हो गई, तुमने मुझे खरीद लिया। ज्योति गुस्से से आग बबूला हो गई। उसकी आंखें
अंगारे की तरह लाल थी। उसने जीत को बेड पर पटक दिया और फुर्ती से उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई और उसका गला दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, फटी फटी मर्दानी कर्कश आवाज़ में दहाड़ने लगी। हरामजादे, मैं सुबह से देख रहा हूँ, तू मेरी लखते जिगर को छुए ही जा रहा है, उस पर चिल्ला ही जा रहा है। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊँगा, तुझे बर्बाद कर दूँगा। उसके गले को जोर जोर से दबाने लगी। ज्योति, छोड़ो मुझे, क्या हो गया तुमको? जीत जोर से ज्योति से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता हुआ चिल्लाया। सब लोग दौड़कर उसके कमरे में आ गए। ज्योति फुर्ती से जीत के ऊपर से हटकर बेड से नीचे खड़ी होकर जीत को संभालने लगी। ओह जीत, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों पड़े हो? अनजान बनकर ज्योति ने पूछा, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। जीत भी अपना गला सहलाते हुए खड़ा होकर बड़ी हैरानी से ज्योति को देखता हुआ बोला, ज्योति, अब तुम आराम करो, मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो। ओह हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे अब आराम करना चाहिए। जाने कहाँ से इतना थकान आ गई, पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। और इतना कहकर ज्योति गहरी निद्रा में लीन हो गई। घर वाले भी ज्योति के साथ बाहर आ गए। सब जीत से पूछने लगे, क्या हो गया था बेटा? पर जीत सबकी बात टालकर और कुछ नहीं कहकर बाहर चला गया। घर वाले अवाक रह गए, हक्के बक्के से जीत को जाते हुए देखते रह गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ज्योति ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? क्या उस पर कोई साया का असर है, या फिर वो जानबूझकर के कर रही है? या वो जो 2 साए उसने देखे थे जंगल में, क्या वो सचमुच भूत प्रेत थे या लुटेरे थे? यह सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। रात के 10 बज चुके थे। जीत घर वापस आ गया था। सब लोग खाना खा चुके थे। जीत ने ज्योति को भी खाना खिलाकर सुला दिया था और अपने परिवार के साथ बैठा बातें कर रहा था। बातों बातों में उसने सुबह वाली सारी घटना परिवार को बता दी। यह सुनकर जीत की दादी ने किसी झाड़ फूक वाले बाबा को बुलाने के लिए कहा, पर जीत इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था, सो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा, ज्योति लंबा सफ़र तय करके आई है और रास्ते में जो घटना घटी उससे वो कुछ ज़्यादा ही डर गई है। फिर उसके सर पर गहरी चोट भी लगी है, शायद इसीलिए वह ऐसा बर्ताव कर रही है। जीत के पापा भी उसकी बात से सहमत थे, इसलिए दादी चुप हो गई। उन्होंने कुल देवी के दर्शन का प्रोग्राम फिलहाल के लिए टाल दिया था। दूसरे दिन भी ज्योति की हालत पहले से ज़्यादा गंभीर हो गई थी। पाखी, जीत की छोटी बहन, की हालत भी ज्योति की तरह होने लगी। दोनों 5 दिनों में अधमरा हालत में पहुंच चुके थे। चेहरे पीले पड़ चुके थे, शक्ल बेशक्ल हो चुकी थी। दोनों को एक जैसे दौरे पड़ रहे थे। अब जीत समझ चुका था कि अगर उसने दादी की बात नहीं मानी तो वह उन दोनों को खो देगा। जीत ने मम्मी पापा से बात की और उन दोनों को बहुत जगह दिखाया, बहुत तांत्रिकों से झाड़ फूक करवाई, पर उन्हें कोई ठीक नहीं कर पाया। कितने बाबाओं को उन आत्माओं ने मौत की नींद सुला दिया था। मंदिर मस्जिद जहाँ जहाँ कोई बताता वहाँ वहाँ वह लोग उन दोनों को लेकर जाते थे, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। घर वाले बहुत निराश हो चुके थे। 1 महीना होने को आया था। बहू और बेटी दोनों बिस्तर लगे थे। उनका बचना नामुमकिन सा लग रहा था। यह सोचकर परिवार का हर सदस्य बहुत परेशान था। फिर एक दिन किसी ने उन्हें एक फ़कीर के बारे में बताया, तो उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े तांत्रिक ओझा कुछ नहीं कर पाए हैं तो एक साधारण सा फ़कीर उनकी बेटियों को क्या ठीक कर पाएगा। पर जीत की माँ का मन नहीं माना। उनके बहुत जिद करने पर वह फ़कीर से मिलने चले गए। फ़कीर ने उनको देखते ही सब कुछ अपने आप बता दिया। फ़कीर बहुत पहुंचा हुआ था कि कैसे उनकी गाड़ी वहां ख़राब हुई और आगे की सारी घटना वह बताता चला गया। सब लोग समझ गए कि बाबा सच्चे हैं। उन्होंने ज्योति के बारे में पूछा तो बाबा ने उन्हें बताया कि उस कब्रिस्तान में 2 बाप बेटे 6 महीने पहले दफनाए गए हैं। वह जब जिंदा थे तो बहुत खतरनाक लुटेरे थे। दोनों मुस्लिम समुदाय के हैं।
वह एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे। गांव के ही सरपंच ने उनको दफनाने का प्रबंध किया था, पर उनके कर्मानुसार उन्हें दफनाने के लिए कोई गांव का आदमी शामिल नहीं हुआ। इसलिए वह हर किसी को अपना दुश्मन मानते हैं। अकाल मृत्यु होने के कारण उन दोनों की आत्माएं भटक रही हैं। केवल ज्योति ही नहीं, कितने लोगों को यह आत्माएं मार चुकी हैं। यह सब सुनकर घर वाले बाबा के पैरों में गिर गए और ज्योति और पाखी की जिंदगी की भीख मांगने लगे। बाबा ने तब यह उपाय बताया कि हम लोगों को वहीं उन्हीं की कब्र के पास जाना पड़ेगा, ज्योति और पाखी को लेकर, जहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। वही पूजा करनी पड़ेगी। उनकी आत्माओं को फिर से कब्र में पहुँचाना होगा और आत्माओं को शांत करना होगा। इस घटना के दौरान घर के सभी लोग वहाँ होंगे। किसी को भी अकेले छोड़ना ठीक नहीं। आप लोग दूर गाड़ी में बैठे रहेंगे और केवल आपकी बेटियाँ और हम उन कब्रों के पास जाएंगे। इसके लिए हम कल ही रवाना होंगे, लेकिन आप लोग घर में उन दोनों बेटियों के सामने इस बात की चर्चा मत करना कि कल हमें कहीं जाना है। यदि वह पूछे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो आप कोई बहाना बना दीजिएगा। दूसरे दिन जीत बोला, ज्योति उठो, हमें कहीं चलना है, तैयार हो जाओ। कहाँ? मुझे नहीं जाना, ज्योति ने कहा और पाखी ने भी यही कहा। तब जीत के पापा ने बहुत समझाया तो वह दोनों तैयार हो गई, पर रास्ते में वह पूछती रही, हम कहाँ जा रहे हैं? बचपन के दोस्त के घर जा रहे हैं, वह दूसरे गांव में रहता है। जीत ने कहा। दोनों को बाबा का फूका हुआ पानी पिला दिया था, इसलिए शायद दोनों शांत बैठी थी, पर बाबा ने कहा था इसका असर 2 घंटे ही रहेगा, इसलिए जीत बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। बाबा वहां पहुंचकर पूजा की पूरी तैयारी पहले से कर चुके थे। बाबा अपने साथ मस्जिद के 2 मौलाना को भी ले गए थे, जो बराबर दुआ पढ़ रहे थे। जैसे ही वहां गाड़ी पहुंची, ज्योति और पाखी दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जैसे तैसे उन्हें पूजा तक खींचकर लाया ही गया था कि तभी कब्रिस्तान में इतना भयंकर चक्रवात उठा, पाखी और ज्योति को अपने साथ उड़ा ले गया। वह दोनों गोल गोल घूम रही थी। इतनी भयंकर चित्कारें सुनाई पड़ रही थी कि पूरे कब्रिस्तान में हाहाकार मचा था। जीत और उसके परिवार के होश उड़ गए। जब ऐसा नज़ारा उन्होंने देखा, जीत बार बार गाड़ी का गेट खोलकर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पापा उसे पकड़े हुए थे, क्योंकि बाबा ने सख्त हिदायत दी थी कि पूजा के दौरान कोई लोग गाड़ी से बाहर नहीं आना। गाड़ी के इर्द गिर्द सुरक्षा कवच बाबा ने बना दिया था। उसी के अंदर गाड़ी रखने को कहा गया था और एक बोतल में मंत्रोच्चारण करके पानी भी फूंक कर दिया था और कहा था कि आत्माएं अगर उनके शरीर पर हावी हो जाए तो कोई एक सदस्य गाड़ी से बाहर आकर वह जल बाबा के ऊपर छिड़क देगा। आश्रम पर उनके शिष्यों द्वारा हवन जारी था और बाबा ने यह भी कहा था कि सारा कार्य सूर्यास्त से पहले ही संपन्न करना होगा। पापा प्लीज़ मुझे जाने दो, देखो मेरी ज्योति और मेरी बहन पाखी का क्या हाल है, बेचारी वह दोनों मर जाएंगी। जीत ने पापा का हाथ झटकते हुए कहा, नहीं बेटा, वहाँ जाना ठीक नहीं है। हाँ बेटा, बाबा ने बाहर जाने से मना किया है, पापा ठीक कह रहे हैं। जीत की माँ जोर से चिल्लाई। एक पल के लिए जीत शांत हो गया। उधर चक्रवात जितना ज़मीन के ऊपर था उतना ही ज़मीन के अंदर। बाबा लगातार पूजा कर रहे थे। मौलाना जी भी बराबर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे और उन रूहों को खुदा का वास्ता दे रहे थे। सब लोग हैरानी से इस दिल दहलाने वाले मंजर को देख रहे थे कि तभी चक्रवात के दौरान ही उन 2 आत्माओं की कब्रें खुल गई और उनकी लाशें बाहर आ गई। उधर समय भी रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। सारी प्रक्रिया पूरी करते करते शाम के 5 बज चुके थे। बाबा जी और मौलाना जी सब इस भयानक मंजर को देखकर घबरा गए थे। उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि आत्माएं इतनी ताकतवर होंगी। उन कब्रों के साथ साथ कई और कब्रें खुल गई थी, पर शायद उन सबको मुक्ति मिल चुकी थी, सिवाय इन आत्माओं के, क्योंकि दूसरे रूहें वहाँ नहीं आई। जब इनके शरीर को सबने देखा तो देखते ही सबका होश उड़ गए।
हड्डियों के ढांचे बचे थे, कहीं कहीं मांस के सड़े गले लोथड़े लटक रहे थे। इतनी दुर्गंध की बयां करना कठिन था। ज्योति मर्दाना और कर्कश आवाज़ में चिल्लाई, बेटा वो रहे हमारे शरीर। पाखी भी अपनी फटी आवाज़ में बोली, जी अब्बू आइए चलते हैं। इतना कहकर वो आत्माएं वापस उसी शरीर में प्रवेश कर गई और ज्योति और पाखी बेहोश होकर ज़मीन पर धड़ाम से आ गिरी। बाबा ने दौड़कर उन दोनों को रक्षा कवच पहना दिया और जीत की तरफ इशारा करके उन दोनों को ले जाने के लिए कहा। जीत और उसके पापा ज्योति और पाखी को बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक लेकर आए और बिठाया। वो दोनों अभी भी बेहोश थी। उन आत्माओं ने अपने शरीर में प्रवेश करने के बाद उठने की कोशिश की, पर विफल हो गए क्योंकि दोनों ने ही दुर्घटना के समय अपने अपने पैर गंवा दिए थे। उनके पैरों की हड्डियां टूटी हुई थी, तो वो अपने शरीर को उठा ही नहीं पाए। इसलिए बाद में वो फिर से कब्रिस्तान में मंडराने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। क्योंकि आपको पता है कि बाबा ज्योति और पाखी को रक्षा कवच बांधने के दौरान पूजा से उठ गए थे, सो वो दोनों बाबा के शरीर पर हावी हो गए थे। इधर जीत ने ज्योति और पाखी के चेहरे पर पानी के छींटे डाले और वो दोनों होश में आ गई। बड़ी ही हैरानी से इधर उधर देखने लगी। जीत दौड़ कर गया, बाबा के ऊपर जल छिड़क दिया और आत्माओं ने बाबा का शरीर छोड़ दिया। जीत के पास फूका हुआ पानी था, इसलिए वो सुरक्षित रहा। बाबा ने मौलाना जी से आत्माओं के शरीर को विधि पूर्वक दफनाने को कहा। अल्लाह का नाम लेते हुए उन्होंने लाशों को विधि पूर्वक दफन कर दिया। इस दौरान उन आत्माओं ने मौलाना जी के ऊपर भी प्राणघाती हमले किए। सभी को बहुत चोटें आई। लाशों के दफन होते ही वो आत्माएं चीख चीख कर या अल्लाह रहम फरमा कहते कहते तड़प रही थी। ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाले का चाबुक उनको मार मार कर छलनी कर रहा हो। चीखते चिल्लाते उन बाप बेटों की आत्माएं हवा में लीन हो गई। 2 कब्रें खामोश हो गई हमेशा के लिए। जीत ने बाबा को पकड़कर एक तरफ बैठा दिया था। शाम के 6 बज चुके थे। कब्रिस्तान का माहौल शांत हो चुका था। सब लोग वापस घर आ गए थे। मौलाना जी और फ़कीर बाबा की ड्रेसिंग करवा दी गई थी। ज्योति पाखी भी शांत थी। ज्योति अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी बाहर से सासू माँ बोली, ज्योति बेटा आओ खाना लग गया है, आकर खा लो। ज्योति बोली, जी मम्मी जी आ रही हूँ कहकर पहुँच गए। सब लोग काफ़ी समय बाद बेफिक्र होकर खाना खाने बैठे थे। पापा हम कल कुल देवी माँ के दर्शन के लिए चलेंगे। ठीक है बेटा, वैसे भी कुल देवी माँ ने हमारी बेटियों को नया जीवन दान दिया है, कल ही चलते हैं। अच्छा पापा बताइए वैसे मुझे हुआ क्या था? ज्योति ने पूछा। अरे बेटा वह कहानी बहुत लंबी है, इलाहाबाद पहुंचकर कभी फुर्सत में जीत से सुन लेना। पापा जी ने बड़ी गंभीरता से उसकी बात का उत्तर दिया, मानो जैसे बहुत बड़ी जंग का अंत हुआ हो। तो दोस्तों यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप आगे भी इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहें। और इस कहानी को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस कहानी का आनंद ले सकें। और अगर आपके पास भी खुद की कोई हॉरर स्टोरीज़ है या भूतों की कहानियाँ हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।